सिन्हा साहब, ये इस डिस्कशन में आप क्या पॉइंट जोड़ेंगे? चूंकि इसमें एक सवाल मेरे पास उठा, जो उन्होंने कहा कि दंड जो है चाइना के साथ दंड वाली नीति अपना रहे हैं। चाइना ने तो उलट के कह दिया कि हम भी ड्यूटी लगाएंगे 10 तारीख से जी। इसका अब चाइना ने कह दिया तो कई देश और भी सोच रहे होंगे कि अच्छा चाइना कर ही रहा है, चलो मैं भी साथ हो लेता हूं। तो ये तो नया टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर टाइप से छिड़ जाएगा। इससे बाजार कहाँ देखिए, जाएगा? तो चूंकि एफआईआई फ्लोज के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैं एक हम्म। पॉइंट इस कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहूंगा कि देखिए, भारत में जो एफआईआई का फ्लोज आता था, वो भारत हम्म। स्पेसिफिक कम आता था। इमर्जिंग मार्केट में भारत का एक हिस्सा होता था, वो आता था। ये जो हम्म। टैरिफ इम्पोज किया गया है, उसमें हम्म। हमारे साथ बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उन पर आघात ज्यादा है, हम पर आघात हम्म। कम है। हम एक डोमेस्टिक हम्म। ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और हम जो पिछले कैलेंडर ईयर 2024 में जो सेटबैक्स थे, जैसे सरकार की इलेक्शन के कारण बैकफुट पे चले जाना, उसके बाद बहुत सीवियर समर, उसके बाद बहुत ही सीवियर मॉनसून, उसके बाद ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि कैलेंडर ईयर 2025 में हमारी स्पेंडिंग कंजम्पशन पहले से ज्यादा बढ़ेगी। और चूंकि हम पे टैरिफ के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बाकी इमर्जिंग देशों से बेटर हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स का एलोकेशन तो बना रहेगा। डॉलर अगर डिप्रिशिएट कर रहा है तो वो भी एक इंसेंटिव होगा फ्लोज के लिए। तो मेरे ख्याल से भारत का केस ज्यादा स्ट्रांग बनता है फॉर अट्रैक्टिंग एफआईआई फ्लोज। दूसरी बात जो इसी कॉन्टेक्स्ट में रही कि एफआईआई की जो आउटफ्लोज रही है, उसका अगर आप ट्रेजेक्टरी पिछले 3-4 महीनों में ट्रेस करें, तो वो रुपी के डिप्रिसिएशन और एफआईआई के आउटफ्लोज का बिल्कुल समांतर सा रिश्ता रहा है। हमारे केस में क्या था प्रॉब्लम कि हमारी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जिस तरह की पिटाई अक्टूबर के बाद से बाजार की हुई है, और खास करके जनवरी और फरवरी के महीने में हुई है, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स की वैल्यूएशन जो है, वो अब पहले से काफी रीजनेबल हो गई है। और अगर ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी बढ़ जाता है इस आगे के 2-3 क्वार्टर में, तो ये वैल्यूएशंस और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से भारत का एक इन्वेस्टमेंट केस बनता है। इसमें जो सबसे बड़ी फैक्टर है, जिस पर आज बहुत कंक्लूसिव निर्णय हम नहीं ले पा रहे हैं, वो डोमेस्टिक फ्लोज का है। देखिए, इस आघात के बाद जो हमने देखा, वो सिर्फ 1 महीने का डोमेस्टिक फ्लोज देखा है फरवरी के महीनों में। तो उसमें हमें कोई खास गिरावट नहीं दिखी। एसआईपी की फ्लोज अभी भी करीब-करीब 25,900 करोड़ के आसपास है। डोमेस्टिक रिटेल फ्लोज अभी भी कुछ 29,500, करीब-करीब 30,000 करोड़ की है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही इंप्रेसिव फिगर है। क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक फ्लोज को पिछले 2 साल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, तो ये डोमेस्टिक फ्लोज जो है, वो पिछले साल मई-जून के बाद बहुत तेजी से बढ़ी थी। उसके पहले जो नेट फ्लोज पर मंथ होता था, वो 18,000 का होता था। तो भारत यहाँ पर सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा तब बिगड़ जाएंगे, अगर इंडिसेस की गिरावट बहुत ज्यादा होगी, तो डोमेस्टिक फ्लोज का बना रहना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लास्ट पॉइंट जो मैं रखना चाहता हूं, वो है कि ये टैरिफ इम्पोजिशन, इसको अगर हम सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह देखें कि भाई हमारा एक्सपोर्ट आपके देश में जाता है, तो आप उस पर 100% की टैरिफ लगाते हैं, और आपका इंपोर्ट हमारे यहाँ आता है, तो हम उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाते हैं। इसमें हमको देखना पड़ेगा कि ये टैरिफ इवॉल्व कैसे किया। हम चर्चा कर रहे थे ना कि नाइकी वियतनाम में बनता है, यूएस में तो बनता ही नहीं। तो यूएस में इतना जो इंपोर्ट्स आने लगा, वो किस कारण से आया? इसलिए कि कुछ-कुछ देशों में उन सब चीज़ों का प्रोडक्शन अमेरिका में प्रोड्यूस करने से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था, और वो कॉन्टेक्स्ट आज भी चेंज नहीं कर रहा है। हमने फार्मा की चर्चा की, सुदीप जी ने बताया कि 8 गुना ज़्यादा खर्च आता है फार्मा का प्रोडक्शन यूएस में। तो ये तो टैरिफ, अगर मान लीजिए आप टैरिफ में बदलाव कर भी देंगे, तो ये जो डिफरेंशियल है, वो तो नहीं ब्रिज हो सकता। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिंपलिस्टिक टैरिफ को अगर आपने बदल दिया, तो आपका प्रोडक्शन पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाएगा अमेरिका में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही मैं समझता हूँ कि अमेरिका चाहता भी है लो वैल्यू प्रोडक्शन को अपने टेरिटरी में लाने का। तो मेरे ख्याल से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नजरें कहीं और है, निशाना कहीं और लगा है। वो मेरे ख्याल से लेकिन इसको
ज्यादा यूज करेंगे बायलैटरल ट्रेड्स को नेगोशिएट करने के लिए। और जो दो मुख्य हाँ, मुद्दे हैं, जैसा मुझे लग रहा है, जो दो मुख्य हाँ, मुद्दे थे वो था यील्ड्स को नीचे लाना और डॉलर को हुँ, डिप्रिशिएट करना, वो वहां पर वो सफल हो गए हैं। अ, अ, चौथी जो एक कॉन्टेक्सचुअल चीज है कि सारे रिलेशनशिप सिर्फ ट्रेड पर जो निर्धारित नहीं है ना, यूएस हुँ, एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर है और उसमें बहुत सारा ये बहुत लेन-देन बड़ा फैक्टर है। बियॉन्ड भी जाना पड़ता है। तो अगर आप कह रहे हैं उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमारी टैरिफ 26 से बढ़ाकर वो 35% कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी रिलेशनशिप यूएस के साथ है, आज इतने अच्छे स्तर पर, क्या वो उसी स्तर पर हम मेंटेन कर पाएँगे? क्या हम दूसरे दोस्त नहीं खोजेंगे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक सैनिटी ज़रूर आएगा। शॉर्ट टर्म में हमको ये झेलना है क्योंकि ना जब बहुत जोर की बारिश होती है और आपका छाता फट जाता है, तो आपके लिए कोई उपाय नहीं है, आपको बारिश में भीगना पड़ता है। तो आज हम उसी फेज़ में से गुज़र रहे हैं। बिल्कुल, ये छाता फट गया है, बारिश में भीगना पड़ रहा है, तो कहाँ कोई शेल्टर का कौन-सा ले लें? इस पे चर्चा करूँगा, आप सभी से राय लूँगा, लेकिन अभी वक़्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।